नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र पांडे और अक्षर एकेडमी में आपका स्वागत है। हम जो है एडीओ के पूरे कोर्स के अंतर्गत यानी जो यूट्यूब पर जो एडीओ का पूरा कोर्स चल रहा है, उसमें एक पार्ट जो है पंचायती राज का भी जो है टॉपिक, बहुत सारी पंचायती राज अधिनियम, पंचायती राज जो है 73वां 74वां संविधान संशोधन और भी बहुत सारे टॉपिक पंचायतों से जुड़े हुए जो कार्य हैं उनके बारे में बहुत सारी जानकारियां इसमें से पूछने की संभावना बनती है। तो आज का जो टॉपिक होगा हमारा, उसमें हम एकदम बेसिक से शुरू करेंगे और इसमें पंचायती राज का इतिहास देखेंगे कि पंचायती राज का इतिहास कहने का मतलब ये है कि वैदिक काल से लेकर यानी शुरुआती दौर से, क्योंकि हम इतिहास के दौर में अगर देखें तो हमारा जो टाइमिंग शुरू होता है वो वैदिक काल से में दो पार्ट हो जाते हैं, उत्तर वैदिक ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। और इसके बाद फिर जो है अपना महाजनपद काल हो जाते हैं, बौद्ध काल, जैन काल, फिर मौर्य काल, गुप्त काल, फिर जो है राजपूत काल, हर्ष का काल और इसके बाद फिर अंग्रेजी काल। यहाँ तक अपन पहुंचते हैं आपका मुस्लिम और मराठा कालों को पार करते हुए। तो अपन पंचायतों के बारे में केवल इतिहास पढ़ेंगे कि पंचायत का इतिहास क्या रहा है, विभिन्न टाइमिंग में पंचायत को किस नाम से जाना गया है और उनमें क्या व्यवस्थाएं थी, उनके बारे में आज एकदम इतिहास यानी बेसिक से इतिहास पढ़ेंगे। एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा, एक क्वेश्चन इतिहास के पार्ट से एक या दो क्वेश्चन आने की संभावना बनी रहती है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है कि वैदिक काल में ग्राम प्रमुख को ग्रामीणी के नाम से जाना जाता था। वैदिक काल के दो पार्ट हैं, एक है ऋग्वैदिक काल जहां से जानकारी का सोर्स हमें ऋग्वेद से प्राप्त होता है, और जो दूसरा जो वो है काल है वहां पर ऋग्वेद से प्राप्त होता है, और दूसरा जो काल होता है उत्तर वैदिक काल, उसमें अनेक ग्रंथों से हमें जो वैदिक साहित्य के जो ग्रंथ है वहां से हमें इसकी जानकारी प्राप्त होती है। तो वैदिक काल में अगर देखा जाए तो यानी वैसे तो ऋग्वेद में पंचायतों वगैरह का उल्लेख नहीं किया गया है, क्योंकि जो ऋग्वेद लिखा गया है वो देवी देवताओं की स्तुति लिखी गई है। लेकिन जो यजुर्वेद है और जो अथर्ववेद है उनमें जो है सामाजिक व्यवस्थाओं और बहुत सारी चीजों का क्या किया गया है, उल्लेख किया गया है। उसी में इस बात का सोर्स मिलता है कि जो वैदिक काल में ग्राम प्रमुखों को किस नाम से जाना जाता था, ग्रामीणी के नाम से भी जाना जाता था। तो ये लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ज्यादा जरूरी नहीं है जानना बाकी। तो ग्रामीणी के नाम से जाना जाता था जो ग्राम प्रशासन का संभालने का कार्य किया करता था। इसके बाद दूसरा जो पॉइंट आपके पास आता है, बौद्ध काल में इसकी जानकारी हमें प्राप्त होती है। और बौद्ध काल में हम जो ग्राम प्रमुख होते थे यानी गांव का जो सुरक्षा वगैरह का जो दायित्व रखते थे उनको ग्राम भोजक के रूप में जाना गया। ग्राम भोजक कहने का मतलब है जो ग्राम का पालन करने वाले हो या जो ग्रामों को भोजन देने की व्यवस्था करते हो, उनको बौद्ध काल में किस नाम से जाना गया, ग्राम भोजक के काल में। तो बौद्ध और जैन लगभग सिमिलर काल ही है, आप उनको मान सकते हैं कि उन काल में भी, जैन काल में, बौद्ध काल में इनको ग्राम भोजक के नाम से जाना जा सकते हैं। या हर्यक वंश जिसको बोलते हैं अपन, जो जिस मगध साम्राज्य के काल में भी आप मान सकते हैं कि सुग्राम भोजक के रूप में इसको कहा गया है। इसके बाद स्मृति ग्रंथों में भी पंचायतों का उल्लेख किया गया है। स्मृति ग्रंथ कहने का मतलब है जैसे मनु स्मृति, उसमें सामाजिक व्यवस्थाओं का उल्लेख किया गया है। कात्यायन स्मृति, नारद स्मृति, बृहस्पति स्मृति इत्यादि अनेक स्मृति ग्रंथों में इसका उल्लेख किया गया है, पंचायतों का जिक्र मिलता है। तो अगर आपको पता हो तो आप बता सकते हैं कि वैदिक जो ग्रंथ है उनमें भी पंचायतों का उल्लेख मिलता है और स्मृति साहित्य में भी पंचायतों का उल्लेख आपको प्राप्त होता है। फिर अगला जो काल होगा वो हमारा होगा कैसा, मौर्य काल होगा। तो मौर्य काल में पंचायतों को एक राजनीतिक इकाई माना गया, यानी पहली बार मौर्य काल में राजनीतिक इकाई माना गया। इसलिए माना गया क्योंकि मौर्य काल के जो इतिहास का जो प्रमुख सोर्स है वो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में प्रशासन संबंधी जानकारी दी। उसका नाम भले ही इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र है, मगर जो उसकी जानकारी है वो राजनीतिक से संबंधित जानकारियां हैं उनमें। और मौर्य काल में जो कौटिल्य है, चाणक्य हैं, यानी जो विष्णुगुप्त हैं, जिन्हों का एक ही नाम है, विष्णुगुप्त उन्हीं का नाम है, चाणक्य भी उन्हीं का नाम है, और जो है कौटिल्य भी उन्हीं को कहा जाता है। तो उन्होंने उनके अर्थशास्त्र में पंचायतों को एक राजनीतिक इकाई माना गया है, यानी पहली बार राजनीतिक तौर पर क्या माना गया है, इसको पंचायतों की एक राजनीतिक इकाई माना गया है। इस समय जो ग्राम प्रमुख हुआ करते थे वो ग्रामिक के नाम से जाने जाते थे। किस नाम से जाने जाते थे मौर्य काल में? ग्रामिक के नाम से जाने जाते थे ग्राम प्रमुख। और इनके पास एक, जो ग्राम पंचायतों के पास एक सार्वजनिक निधि भी हुआ करती थी, मतलब एक फंड भी हुआ करता था जहां पर दंड और जुर्माने का जो धन है वो जमा किया जाता था। यानी कौटिल्य के अर्थशास्त्र में बता दिया गया है कि जो एक ग्राम पंचायत नाम की संस्था होगी, यानी जो ग्रामीण पंचायतों में एक संस्था होगी जिसका प्रमुख जो है वो कौन होगा, ग्रामिक होगा।
और उसके पास एक फंड होगी, यानी एक निधि, एक कोष होगा, जहां पर अगर कोई ग्राम स्तर के लोगों को कोई जुर्माना या दंड दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में वहां पर जो जुर्माना और दंड कलेक्शन करने के पश्चात वहां पर क्या कर लिया जाएगा, जमा कर लिया जाएगा, यानी पंचायतों में भी जमा कर लिया जाएगा। माने मौर्य काल में भी इसका जिक्र प्राप्त होता है। इसके बाद जो अगला बड़ा काल आता है वो गुप्त काल है। गुप्त काल में भी पंचायतों का उल्लेख माना है और ग्राम को शासन की सबसे छोटी इकाई माना गया है, यानी ग्राम से कोई छोटी इकाई नहीं होगी, सबसे लास्ट इकाई कौन होगी, ग्राम होगी। यानी अगर आप राजनीतिक व्यवस्था में देखें तो सबसे ऊपर देश है, देश के नीचे जो है राज्य होते हैं, राज्य के नीचे जो है वो जिले होते हैं, संभाग होते हैं, संभाग के बाद जिले होते हैं, जिले के बाद ब्लॉक यानी तहसील होते हैं, और ब्लॉक के बाद जो है होते हैं क्या होते हैं, ग्राम होते हैं। तो इस व्यवस्था में भी गुप्त काल में भी सबसे छोटी इकाई, वर्तमान में जिस तरीके से ग्राम पंचायत सबसे छोटी इकाई के रूप में जाना जाता है, उसी तरीके से गुप्त काल में भी ग्राम को, व्यवस्थाओं को सबसे यानी राजनीति की यानी प्रशासन की सबसे छोटी इकाई के रूप में उनको क्या किया गया है, स्वीकार किया गया है। और इसका जो प्रमुख हुआ करता था वो ग्रामिक के नाम से जाना जाता था। तो ध्यान रखिएगा, वैदिक काल में ग्रामीणी, बौद्ध काल में ग्राम भोजक, और जो है मौर्य काल में ग्रामिक, और गुप्त काल में जो है इसको क्या माना गया, ग्रामिक। और साथ में ये भी बता दिया गया गुप्त काल में कि ग्रामिक की सहायता के लिए, किसकी सहायता के लिए, ग्रामिक की सहायता के लिए एक पंचमंडल होगा, यानी एक से अधिक सदस्यों का एक समूह होगा जो क्या करेंगे, न्याय वगैरह व्यवस्था या प्रशासन संभालने के लिए जो ग्राम स्तर पर चल रहा होगा उनको ये मजबूत करने का कार्य करें। ठीक है, तो एक पंचमंडल भी होगा। फिर जो अगर देखा जाए गुप्त काल के बाद अगर जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण राजनीतिक इकाई के रूप में उभरा तो वो था कन्नौज का शासन, यानी हर्ष के काल में कन्नौज का जो क्षेत्र था वो काफी महत्वपूर्ण हुआ। तो हर्ष, उसकी राजधानी थानेश्वर भी थी, यानी महाराष्ट्र के थानेश्वर और उत्तर प्रदेश का कन्नौज, वहां तक उसका शासन फैला हुआ था। तो हर्ष के शासन काल में इस व्यवस्था को अपनाया गया, यानी हर्ष ने भी इस व्यवस्था को यानी पंचायती व्यवस्था को क्या किया है, अपनाया है। मधुबन शिलालेख में इसका उल्लेख मिलता है कि हर्ष के मधुबन शिलालेख जो बिहार में है वहां पर क्या प्राप्त होता है, ये प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है कि उसने पंचायती राज व्यवस्था को क्या किया था, अपने प्रशासन में या अपने राज्यों में क्या किया था, लागू किया था। फिर जो सबसे एमपी है इस पार्ट का, 9वीं 10वीं शताब्दी के दौरान जब चोल काल में परांतक प्रथम ने उत्तर मेरु अभिलेख में इसका उल्लेख मिला है। यानी जो ग्राम पंचायत की जो व्यवस्था है, चोल काल की सबसे प्रमुख विशेषता अगर देखी जाए तो पंचायतों के ग्राम प्रशासन की स्वायत्ता, यानी पंचायतों को फ्री हैंड रखना है, यानी पंचायतों को कार्य करने के लिए फ्री रखा गया था। ये चोल काल की सबसे प्रमुख विशेषताओं में से एक है। इस बात का उल्लेख कहां प्राप्त होता है कि 9वीं 10वीं शताब्दी के दौरान चोल काल में परांतक प्रथम जो शासक था, चोल शासक था, उसके उत्तर मेरु अभिलेख में पंचायती राज व्यवस्था का क्या मिलता है, जिक्र मिलता है, ये पूछ सकता है। तो किस काल में होता है, 9वीं 10वीं शताब्दी में, किस शासन में, चोल प्रशासन के दौरान। किसने बनवाया था, परांतक प्रथम ने बनवाया था, और किस अभिलेख में बनवाया था, उत्तर मेरु अभिलेख में बनवाया था, परांतक प्रथम के उत्तर अभिलेख में, जिसमें ग्राम पंचायत को कुर्रम के नाम से जाना गया है। किस नाम से जाना गया है, कुर्रम के नाम से जाना गया है, जो पंचायतों का संघ हुआ करता था, यानी एक से अधिक पंचायत बनकर क्या बनते हैं, कुर्रम बनते हैं। फिर ग्राम प्रशासन क्या थे, स्वायत्त थे, मतलब ये फ्री तरीके से काम कर सकते थे जैसे वर्तमान में काम करते हैं। तो कई बार सवाल पूछा जाता है कि जो वर्तमान में ग्राम प्रशासन देखी जाती है वो लगभग उसके समान प्राचीन भारत में किस प्रकार का प्रशासन रहा है, किनका प्रशासन रहा है, तो चोल का प्रशासन इसी पर आधारित रहा है कि उन्होंने ग्राम पंचायतों को स्वायत्ता प्रदान की थी। तो ग्राम प्रशासन की स्वायत्ता, और इससे पता चलता है कि पंचायतों का चुनाव होता था, तभी तो चुनाव होगा, तभी तो स्वायत्त रखे जाएंगे। जैसे आज पंचायतों के चुनाव हो रहे हैं, स्वायत्त रखा जा रहा है। फिर 8 प्रकार की पंचायतों की समिति का भी उल्लेख प्राप्त होता है, जो सामूहिक रूप से क्या करते थे, कार्य करते थे। यानी जो समितियां हैं, जैसे वर्तमान में जो समितियां कार्य करती हैं, सामूहिक रूप से मिलकर काम करती है, शिक्षा समिति, स्वास्थ्य समिति, सामुदायिक समिति, अलग अलग समितियां होती हैं, उन समितियां आपस में मिलकर काम करती हैं। उसी तरीके से चोल प्रशासन में भी सारी समितियां मिलकर काम करती थी। तो वेरी आईएमपी है कि 9वीं 10वीं शताब्दी के दौरान चोल प्रशासन में परांतक प्रथम के उत्तर मेरु अभिलेख में ग्राम प्रशासन की स्वायत्ता का क्या मिलता है, जिक्र मिलता है। और इसमें कई समितियां, 8 समितियां हुआ करती थी जो मिलकर कार्य किया करती थी, और पंचायतों का चुनाव भी होता था। ठीक है, इनको ध्यान रखना है। फिर मुस्लिम और मराठा काल अगर देखें तो मुस्लिम और मराठा काल में भी पंचायतों का उल्लेख प्राप्त होता है, किसी न किसी रूप में, कम या अधिक रूप में मुस्लिम और मराठा काल में भी पंचायतों का कार्य करती थी। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर देखा जाए, जब मुस्लिम और मराठा काल चल रहा था उसी समय छत्तीसगढ़ में कलचुरियों का काल चल रहा था मध्यकाल में, और उसी दौरान
छत्तीसगढ़ में एक पंचकुल नामक संस्था का जिक्र मिलता है, यानी उस संस्था का नाम पंचायतों नामक जो संस्था हुआ करती थी वो पंचकुल नामक संस्था कहलाती थी, जिसका प्रमुख जो है महत्तम कहलाता था और जिसके सदस्य जो है महत्तर कहलाते थे। तो इनको भी ध्यान रखना है कि कलचुरी काल में किस पंचायती राज व्यवस्था को क्या कहते थे, पंचकुल नामक संस्था हुआ करती थी जो ग्राम प्रशासन की जिम्मेदारी निभाती थी और इसका प्रमुख कौन होता था, महत्तम, और प्रमुख जो सदस्य होते थे वो महत्तर कहलाते थे। ठीक है, इसके बाद ब्रिटिश काल जब आया हमारे यहाँ, जब अंग्रेज आए भारत में, तो उस दौरान पहला प्रयास 1870 में लॉर्ड मेयो ने प्रशासनिक दक्षता हेतु शहरी नगर पालिकाओं में निर्वाचित प्रतिनिधियों की अवधारणा प्रारंभ की। यानी अंग्रेजी काल में लॉर्ड मेयो ने शहरी क्षेत्रों में ये पंचायती राज व्यवस्था टाइप के व्यवस्थाओं जैसे नगर पंचायत, नगर पंचायत, नगर पालिका और इत्यादि व्यवस्थाओं को लागू किया और संभवतः ये माना जा सकता है कि उसमें चुनाव करवाना है। लेकिन वैसे मेयो ने ये प्रारंभ जरूर करवाया था, लेकिन उसे जनक नहीं माना जाता है। इसलिए जनक नहीं माना जाता है क्योंकि वो नियमित नहीं था, प्रारंभिक तौर पर प्रारंभिक शुरुआत हो रही थी। तो 1870 में लॉर्ड मेयो ने प्रशासनिक दक्षता हेतु यानी प्रशासन में चुस्त दुरुस्ती लाने के लिए उसने क्या किया था, शहरी नगर पालिकाओं में निर्वाचित प्रतिनिधियों की अवधारणा स्पष्ट की, यानी कि कुछ प्रतिनिधि ऐसे होंगे नगर पालिका में, शहरी क्षेत्रों में, जो निर्वाचित यानी चुनाव होकर जिनका आएगा। यानी चुनावी व्यवस्था में जो पंचायतों में यानी शहरी क्षेत्रों के पंचायतों में चुनाव होकर प्रतिनिधियों को शामिल करने की व्यवस्था का क्या हुआ, जन्म हुआ। इसके बाद 1882 में लॉर्ड रिपन, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा लॉर्ड रिपन को, इसे स्थानीय स्वशासन का पिता माना जाता है। ग्राम पंचायत जो है वो स्थानीय स्वशासन यानी ग्राम पंचायत और नगरीय निकायों को स्थानीय स्वशासन के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें त्रिस्तरीय व्यवस्था होती है। ग्राम व्यवस्था में अगर देखा जाए तो ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत, जबकि नगरीय व्यवस्था में देखा जाए अगर तो नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम, ये तीन व्यवस्थाएं दोनों तरफ होती है। तो लॉर्ड रिपन ने पहली बार रिपन प्रस्ताव के माध्यम से कब 1882 में 1882 में नगरीय संस्थाओं के साथ, यानी ये नगरीय शासन में तो व्यवस्था लाया ही लाया, साथ साथ में ग्राम पंचायत, न्याय पंचायत और जिला पंचायतों का गठन किया। इसीलिए रिपन को स्थानीय स्वशासन का पिता यानी स्वशासन का जनक माना जाता है, क्योंकि इसी ने ही क्या किया था, 1882 में ये ग्राम पंचायत, न्याय पंचायत और जिला पंचायतों का क्या करवाया, गठन करवाया। फिर 1909 में कुछ व्यवस्थाएं हुई, यानी 1909 का जो आपका जो है भारत शासन अधिनियम था, उसमें पंचायतों के बारे में कुछ नहीं कहा गया था। लेकिन 1919 के अधिनियम, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं, उसमें पंचायत हेतु विधि बनाने की शक्ति प्रांतों को सौंप दी गई। तो ये बात बहुत आईएमपी है, ध्यान रखिएगा। वर्तमान में भी जो पंचायत है वो राज्य सूची के विषय, संविधान में जो नियम यानी जो कानून बनाने की शक्ति है उसके लिए संविधान को अधिकार दिया गया है। संविधान में जो बताया गया है कि केंद्र सूची के अंतर्गत केंद्र सरकार कानून बनाती है, राज्य सूची के अंतर्गत राज्य सरकार कानून बनाती है और समवर्ती सूची के अंतर्गत केंद्र और राज्य दोनों कानून का निर्माण कर सकते हैं। अब यह ध्यान रखिएगा कि अंग्रेजी काल में यानी जब ब्रिटिश काल था तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में 1919 के अधिनियम में यह व्यवस्था बनाई गई कि जो ग्राम पंचायतों के बारे में कोई विधि बनाने का कार्य होगा वो किसको सौंप दिया जाएगा, प्रांतों को सौंप दिया जाएगा, जो वर्तमान में भी प्रांतों को ही सौंपा गया है। तो अंग्रेजी काल में भी राज्य सूची का विषय रहा होगा और वर्तमान में भी राज्य सूची का ही विषय है। फिर प्रांतों को सौंप दिया गया। अब जब प्रांतों को सौंप दिया गया तो 1820 से 1830 तक 1920 से लेकर 1930 तक मद्रास, बिहार, बंगाल, असम, पंजाब इत्यादि जो राज्य हैं वहां पर पंचायत स्थापित करने के लिए अलग अलग कानूनों का निर्माण किया जाने लगा। यानी इसी कानून के तहत, कौन से कानून के तहत, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के तहत पंचायतों की स्थापना, नियमित स्थापना होने लगी। ये व्यवस्थाएं हमने वैदिक काल से लेकर कहां तक देखा है, अंग्रेजी काल तक देखा है, यानी आजादी से पहले तक का व्यवस्था देखा है। अगले वीडियो में हम आजादी के बाद से सारी व्यवस्थाओं को देखेंगे कि पंचायतों की स्थापना कैसी हुई और कौन कौन सी समितियां गठित की गई और उनके लिए क्या व्यवस्थाएं थी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।